हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का पाठ 3, हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां। तो अब आप सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछोगे कि मैडम हिमालय तो एक पर्वत है, तो उसकी बेटियां कैसे हुई? तो पहले तो हम हमारे इस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। तो हिमालय जो है वो एक बहुत बड़ा पर्वत है। उसमें लेखक ने उसका मानवीकरण किया है। मानवीकरण अर्थात हिमालय को एक मानव या एक इंसान के रूप में स्थापित किया है और इसकी जो नदियां हैं उनको उसकी बेटी के रूप में माना है। इस प्रकार हिमालय को एक इंसान बताया है और उसकी जो हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं उसको बेटी के रूप में बताया है। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे हिमालय की बेटियां। अब आप लोग कभी भी उत्तराखंड ऐसे स्थान पर जब घूमने गए होंगे तब आपने वहां पर हिमालय के किसी न किसी हिस्से को बर्फ से आच्छादित उसकी शिखाओं को, उसकी चोटियों को जरूर देखा होगा। बर्फ की जो चोटियां होती, हिमालय की जो चोटियां हैं वो बर्फ से आच्छादित होती है। तो हिमालय के बारे में लेखक नागार्जुन ये बताते हैं कि मैंने जब भी हिमालय से निकलने वाली नदियों को मैदानी इलाकों में बहते हुए देखा है तो मैंने उसको बिल्कुल एक संभ्रांत महिला के रूप में देखा है। संभ्रांत महिला मतलब एक बहुत अच्छी इज्जतदार घर की महिला है ना, जो बिल्कुल शांत होती है और जो बिल्कुल सलीके से बात करती है, जिसमें बहुत तमीज होती है, जो बिल्कुल उच्चक्रंग नहीं होती है, जिसमें बिल्कुल बदतमीजी नहीं झलकती है, बिल्कुल नियम और कानून कायदे वाली। तो लेखक कहते हैं कि मैंने जब भी मैदानी इलाकों में इन नदियों को बहते हुए देखा है तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि ये निश्चित रूप से किसी न किसी संभ्रांत कुल की महिला है। लेकिन जब मैं इनको पहाड़ों से बहते हुए देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, और जब इनकी ये उछलती बल खाती हुई किसी चंचल बालिका के रूप में मुझे नजर आती है। जब वो मैदानी इलाकों में लेकर इनकी गोद में बैठकर स्नान करते हैं, नहाते हैं, तब ये नदियां इनको माँ के समान प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे ये इनकी कोई बुआ, मासी या कोई दादी की तरह है। लेकिन यही नदियां जब चोटी से होकर बहती है तब इन्हें क्या हो जाता है, इतनी अटखेलियां करती है, इतनी उछल कूद करती है, इतनी मस्ती करती है जैसे कि कोई बालिका के समान लगती है, जैसे कोई छोटी बच्ची। आप कितनी मस्ती करते हो, क्लास में भी मस्ती करते हो, घर पे भी मस्ती करते हो, है ना। न गिरने से डरते हो, न किसी की डांट से डरते हो, बस खेलना कूदना मस्ती करना। तो लेखक ये कहते हैं कि जब ये मैदानी इलाकों में बहती है तो बिल्कुल सम्रांत कुल की महिला की तरह होती है। लेकिन जब ये पहाड़ी इलाकों से बहती है तो इन्हें न जाने क्या हो जाता है और उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये भागकर कहाँ जा रही है और कौन सा लक्ष्य है, ऐसी क्या चीज है जिनको इनको पाने के लिए ये बेचैन है। और इन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं है। न तो इनको थकान महसूस होती है, न इन्हें भूख लगती है, न इन्हें प्यास लगती है। बस बर्फ की जली हुई पहाड़ियों पे नंग धड़ंग सी ये दौड़ी जाती है। और जब ये दौड़ती गिरती पड़ती जब चली जा रही है तब चीड़, देवदार, सफेदा, केल आदि के जंगलों को चीरती हुई गुफाओं को, घाटियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को इनको पार करती हुई बहती चली जाती है। और जब ऐसी जगह से जब वो इतनी दूर निकल जाती है तो ऐसा लगता है कि इनको इनके पिता की शायद याद आ रही हो, और हो सकता है हिमालय को भी उनकी याद आ रही है। जैसे कि आप अपने घर से दूर चली जाती हो तो आपको अपने घर की याद आती है ना, उसी तरह से ये हिमालय से बहकर जब इन जंगलों, घाटियों, पेड़ों को चीरती हुई जब दूर चली जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है लेखक को कि इनको इनके पिता की याद आ रही है। और ऐसा लगता है कि शायद हिमालय को भी अपनी बेटियों की याद आ रही है। लेकिन इनकी जब घाटियों में जाकर यही प्रश्न किया जाए तो ये हिमालय जो है
बिल्कुल मौन रहता है, वहां से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिलता है। आगे लेखक कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो दो महानदी है, वो महानदी उसके अंदर रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, गंडक, सरयू, गंगा, यमुना आदि नदियों का जो पानी है वो मिलकर वो नदी दो महानदी बनी हुई है। और ये जो नदी है, महानदी है, वो पर्वतों की बर्फ पिघल पिघल कर और एक बड़ी नदी का रूप उन्होंने ले लिया है। तो लेखक ने उसको इतनी सुंदर रूप में कहा है कि ये जो दोनों महानदियां हैं, इन महानदियों का जो पानी है वो हिमालय का हृदय पिघल पिघल कर बना है, अर्थात हिमालय से जो बर्फ है पिघल पिघल कर और वो पानी के रूप में इन दो महानदों में मिल रही है और वही आगे जाकर विस्तारित होकर मैदानी इलाकों में आ रही है। अब लेखक ने एक और सुंदर कल्पना करी है और मानवीकरण किया है कि जिस तरह से छोटे बच्चे अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग खेलते हैं, उसी प्रकार से ये अटखेलियां करती हुई, बल खाती हुई नदियां इन हिमालय की चोटियों में से बहते हुए उछल कूद करती हुई जब मैदान में आती है तो ऐसा लगता है कि उन्हें सागर से मिलने की आतुरता है। वो आगे आकर बड़ी होकर समुद्र से मिलने के लिए बेताब है और उन्हीं नदियों का समुद्र जो है आगे आकर हाथ थाम लेता है। तो हाथ थाम लेता है अर्थात हिमालय की बेटी का जब समुद्र ने हाथ थाम लिया तो समुद्र कौन हो गया? दामाद हो गया और हिमालय क्या हो गया? ससुर हो गया। इस प्रकार हिमालय का और समुद्र का आपस में एक संबंध हो जाता है, ससुर और दामाद का। इस प्रकार सुंदर मानवीकरण के द्वारा लेखक ने इन दोनों में संबंध स्थापित किया है। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार एक लड़की की शादी जब हो जाती है तो वो अपने पिता को छोड़कर ससुराल जाती है, उसको अपने पिता का घर छोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार ये नदियां जब समुद्र के साथ ब्याही जाती है तो हिमालय से निकलकर ये अपने ससुराल में रहती है। इस प्रकार यहाँ पर जो समुद्र है वो सन इन लॉ मतलब दामाद है और हिमालय फादर इन लॉ मतलब ससुर है। इस तरह से उन्होंने लेखक ने इन दोनों का आपस में बहुत सुंदर संबंध स्थापित किया है। ये लेखक कहते हैं कि मेघदूत कालिदास ने ये मानवीकरण की जो ये प्रक्रिया है वो हम वर्तमान में ही नहीं, हमारे प्राचीन कवि जो थे या पुराने समय में भी मानवीकरण की क्रिया होती थी। जैसे प्रकृति के जो तत्व हैं, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? नदी, सूर्य, पहाड़, धरती, चंद्रमा, वृक्ष, ये सब प्रकृति के तत्व हैं। तो कवि ये कहते हैं कि प्रकृति का मानवीकरण न केवल इस युग में बल्कि प्राचीन समय में भी मानवीकरण किया जाता था। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने कालिदास से प्रस्तुत किया है। कालिदास जी ने जो मेघदूत की रचना की थी उसके अंदर उन्होंने यक्ष और यक्षुणी की एक कथा के माध्यम से मानवीकरण के बारे में बताया है। एक यक्ष अपनी यक्षुणी के लिए बादल के माध्यम से संदेश पहुंचाते हैं, उसमें बादल का भी मानवीकरण किया है। वो बादल को कहते हैं कि हे मेघ, जब तुम मेरी यक्षुणी के पास जाओगे तब तुम कुछ जल रास्ते में वेत्रवती नदी आएगी, वेत्रवती मतलब बेतवा नदी आएगी, तो तुम कुछ जल की बूंदे उस बेतवा नदी में कुछ जल की बूंदे बरसा देना और अपने प्रेम का प्रतिदान देना। इस प्रकार कालिदास ने भी अपने मेघदूत में प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो प्रकृति का मानवीकरण न केवल यहाँ पर नागार्जुन ने किया है बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी होता आ रहा है। इस प्रकार कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हम नदियों को माता के रूप में हम बेटी के रूप में देखते हैं और प्रेयसी के रूप में देखते हैं। हम इसको नदी को एक और रूप में भी देख सकते हैं कि वो माँ के रूप में भी तो हो सकती है, क्योंकि काका कालेकर ने नदियों को माता कहा है।
अच्छा, माता क्यों कहा है? देखो, जिस प्रकार माता जो होती है घर में सभी सदस्यों का ध्यान रखती है और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी, या जो भी दीन दुखी होता है, जो भी जरूरतमंद होता है, उसको हर तरह से अपनी ममता की छांव में पोषित करती है, हर तरह की उनकी जरूरतों को पूरा करती है। उसी प्रकार नदियां भी उनके मार्ग में जो जो भी गांव आते हैं, कस्बे आते हैं, या जीव जंतु आते हैं, प्राणी आते हैं, उन सबको पोषित करते हुए वो चलती है, उन सबको अन्न प्रदान करती है, उनको जीवन दान प्रदान करती है। यदि हम हमारे प्राचीन इतिहास को देखें तो प्राचीन समय की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे पर पनपी है। इस प्रकार हमने जितनी भी सभ्यताओं को पनपते हुए देखा है वो नदियों के द्वारा ही पनपी है। इस प्रकार जिस प्रकार अपने बच्चों को जीवन दान देती है, उसी प्रकार नदियां भी अपने मार्ग में आने वाले जीव जंतुओं को और गांवों को, कस्बों को पोषित करती है। इसीलिए काका कालेकर ने उन्हें माता का स्वरूप प्रदान किया है। तो जो लेखक है वो नदियों को एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक प्रेयसी के रूप में देखता है। लेखक ये कहता है कि नदियों का एक रूप और भी तो हो सकता है, बहन का रूप। जिस प्रकार से बहन अपने भाई की हर दुख को दूर करने में मदद करती है, उसी प्रकार से लेखक जो है अपने एक अनुभव से बताता है कि लेखक की नदी जो है, नदी में मुझे एक बहन भी दिखाई देती है। वो तिब्बत के एक शहर में जब अपने अनुभव को शेयर करते हैं तो ये बताते हैं कि जब वो लीथॉन शहर में थे तब वो किसी अस्वस्थ होने की वजह से वो बहुत परेशान थे, बहुत उदास थे। तब वो जाकर नदी किनारे बैठ गए और उनके जो पैर थे वो नदी के अंदर उन्होंने डुबो दिए। जब नदी का शीतल शीतल जल उनके पैरों से टकरा रहा था तब नदी के जल ने असर करना शुरू कर दिया। इस प्रकार वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगे और उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि उनकी तबीयत में उन्हें अचानक ही सुधार महसूस होने लगा। इसी वजह से और उसी खुशी के मारे उन्होंने तो एक गीत भी गाया नदी के किनारे बैठकर। पता है उन्होंने कौन सा गीत गाया? वो गीत था जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। इस प्रकार इस लेख में कवि ने मानवीकरण के द्वारा हिमालय का मानवीकरण किया और नदियों को बेटी के रूप में चित्रित किया और हिमालय का समुद्र के साथ में एक संबंध बताया और हिमालय को और नदियों को माँ, बहन, बेटी और प्रेयसी के रूप में प्रस्तुत किया। तो हमारा आज का पाठ यही खत्म होता है। मिलते हैं हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।